जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं यूपी टेट 2026 के लिए साइंस का मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें हम अभ्यास करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के आज का मॉक टेस्ट। पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। दोस्तों, जो रॉकेट उड़ते हैं ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम यहाँ अप्लाई होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है और रॉकेट का उड़ना इसी नियम पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है कि बंदूक से गोली छूटने पर पीछे की ओर झटका लगना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट का उड़ना, ये सब न्यूटन के जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपको मैं अगर पूछूं कि बताइए न्यूटन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने जो मोशन के लॉ हैं, जो गति के नियम है वो लिखे थे। तो न्यूटन की पुस्तक का नाम याद रखना, वो है प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में न्यूटन ने अपनी गति के नियम लिखे हैं, तो ये आप याद रखना। और न्यूटन जो है ये आयरिश व्यक्ति हैं, आयरलैंड के व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, तारों का टिमटिमाना अर्थात ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वायुमंडल की किस घटना के कारण होता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अगर हम बात करें, तारों का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश का क्रमिक अपवर्तन होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, प्रकाश का क्रमिक अपवर्तन। देखो, वायुमंडल की परतों में ना तापमान और घनत्व बदलता रहता है, जिससे क्या होता है कि तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है वो लगातार अपना रास्ता बदलता है। जब प्रकाश अपना रास्ता बदलता है तो तारे किस तरह से प्रतीत होते हैं हमको, टिमटिमाते हुए, जलते हैं बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं, इस तरह से हमें प्रतीत होते हैं। तो ये कौन सी घटना का उदाहरण है, तो प्रकाश का क्रमिक अपवर्तन। इसके दो उदाहरण और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बाल्टी कोई है और वो पानी से भरी है, उसमें अगर आप कोई पेंसिल डालें तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। तो पानी भरी बाल्टी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। सिक्का अगर आपने डाला किसी बीकर में तो सिक्का जो है उसकी तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप बताना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया, सेविंग दर्पण या नाई की दुकान के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सैलून में जाएंगे तो सैलून में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि ये हमेशा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण। और गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है ना, गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखना, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखा गया उत्तल दर्पण। अगर आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ड्राइवर की जो सीट होती है ना, सीट के पास जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो सेविंग करने में कौन सा दर्पण यूज होता है, ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। दोस्तों, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज किसने की थी। सही जवाब होगा JW रीटर, अर्थात जोहान विल्हेम रीटर के द्वारा ये खोज की गई थी। ठीक है, आप याद रखना। परावैंगनी किरणें जो होती हैं इनको सूर्य से ये निकलती हैं, तो इनको कौन रोक लेता है, तो ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोक लेती है। अगर परावैंगनी किरणें सीधी धरती पर आती तो आपको स्किन कैंसर की शिकायत हो सकती है। तो परावैंगनी किरणों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी खराब कर सकती हैं। दूसरा, ही हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो परावैंगनी किरणें बहुत अधिक मात्रा में निकलती हैं, और कभी भी सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रश्न में कहा गया था कि यूवी रेज की खोज किसने की थी, तो रीटर के द्वारा खोज की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक अर्थात बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, चांदी। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, या आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। चांदी विद्युत की भी और ऊष्मा की दोनों की अच्छी सुचालक धातु है। और आवर्त सारणी में जो चांदी का क्रमांक है वो होता है 47, और इसका संकेत होता है AG। और चांदी का जो लैटिन नाम है ना वो अर्जेंटम होता है। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अर्जेंटम किस धातु का लैटिन नाम है, तो वो है चांदी का। ठीक है, 47 पे होता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, भू स्थिर उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है। तो जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनका आवर्तकाल होता है 24 घंटे।
24 घंटे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये आप याद रखना। और ये जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ना, ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको छोड़ा जाता है और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर का होता है, 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों परमाणु बम की अगर हम बात करें तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगर हाइड्रोजन बम पूछेगा तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना, हाइड्रोजन बम, तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु बम पूछा गया था तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, रसोई गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों रसोई गैस यानी कि एलपीजी जो होती है ना, एलपीजी में दो गैस मुख्य होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ब्यूटेन और प्रोपेन। दोस्तों क्या आपको पता है कि एलपीजी में जो स्मेल आती है वो किसकी होती है? तो मैं आपको बता दूं, एलपीजी में घटक होता है C2H5SH, C2H5SH, इसको बोलते हैं एथिल मरकेप्टन। तो एथिल मरकेप्टन की ही गंध होती है एलपीजी में, जबकि एलपीजी गंध रहित गैस है। एलपीजी में जब लीक होता है तो उस लीक का पता लगाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? एथिल मरकेप्टन मिलाते हैं। और एथिल मरकेप्टन की जो खुशबू या स्मेल होती है उससे हम लीक का पता कर सकते हैं। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि एलपीजी में जो सुगंध आती है, जो स्मेल आती है, वो किसकी होती है? वो एथिल मरकेप्टन की होती है, C2H5SH। ठीक है, इसको हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं, एलपीजी को कुकिंग गैस। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बुझा हुआ चूना आप सभी जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो CaOH2 यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बुझा चूना। अगला प्रश्न, पायस, पायस किस प्रकार का कोलाइड घोल है? दोस्तों पायस है इमल्सन की अगर हम बात करते हैं तो ये द्रव में द्रव का होता है, द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पायस, दूध अगर हम बात करें, दूध मिल्क जो है ना, ये पायस का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। क्यों? इसमें वसा की बूंदें पानी में घुली होती हैं। वसा की बूंदें किस में घुल रही हैं? पानी में। तो ये इमल्सन का उदाहरण है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो दोस्तों जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ भरते हैं इसमें हीलियम गैस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है। बहुत ज़्यादा जब प्रेशर समुद्र की तली पर पड़ता है तो इससे क्या होगा? इससे हीलियम जो है वो हमारी रक्त में नहीं घुलती है। ठीक है, अगर हीलियम अगर रक्त में घुल जाती तो क्या होता कि हाँ, गोताखोरों का जो शरीर है ना वो ऐंठ जाता। ठीक है, उनमें बैंड पड़ने लगते। तो इसीलिए गोताखोर अपने जो साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण भरते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उद्योगों में होता है। तो स्ट्रेटेजिक मेटल कहा गया है टाइटेनियम को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। टाइटेनियम स्टील जितनी मजबूत होती है, ठीक है, जंग रोधी होती है और अंतरिक्ष और रक्षा उपकरणों में हम इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसको रणनीतिक धातु कहा गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रेन। तो और ये जो कोशिका है वो संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये पैर से लेकर सिर तक जाती है। तो ये आप ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, चलिए, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो मानव का ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है? वो आयरन होती है, आयरन। ठीक है, लोहा होता है, ये आप ध्यान रखना। और मैं आपको ये भी बता दूं, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर, याद रखना। और मानव जो ब्लड है इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है, 7.4। क्लियर। अगला प्रश्न, आत्महत्या थैली कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? तो कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा गया है लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या काम करता है? इसके अंदर ना पाचक एंजाइम होते हैं। और वो पाचक एंजाइम क्या होते हैं? जब कोशिका का कोई भाग सड़ जाए या खराब हो जाए तो वो पाचक एंजाइम उस कोशिका के पास जाएंगे और जो सड़ी हुई कोशिका होती है उसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका के आत्महत्या की थैली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा गया राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है।
कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा गया है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, घेंघा। घेंघा किसकी कमी के कारण होने वाला रोग है? तो आप जानते हैं अगर आप आयोडीन की मात्रा कम खाएंगे तो आपको घेंघा हो जाएगा। आयोडीन कम लिया तो आपके जो गले की में जो थायराइड ग्रंथि होती है फूलने लगती है। तो घेंघा या गोइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है विटामिन सी को, और स्कर्वी नामक डिजीज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया तो गोइटर ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? गुड क्वेश्चन। तो ये 4 चैम्बर होते हैं। 2 आपके आर्टरी होती है, मतलब ऑरिकल होते हैं, और 2 आपके वेंट्रिकल होते हैं। तो ये आप याद रखना, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, जितने भी स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनका हृदय 4 चैम्बर में विभक्त होता है। ये आप ध्यान रखना, स्तनधारियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर। और मैं आपको बता दूं, मानव के हृदय को ना एक झिल्ली होती है जो ऊपर चढ़ी होती है, उसका नाम है पेरिकार्डियम। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मानव का हृदय कौन सी झिल्ली के अंदर बंद होता है? वो पेरिकार्डियम होता है। क्लियर, याद रखना। और मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 टाइम धड़कता है, और एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, और ये एक फंजाई से बनाया गया था। फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, एक कवक से बनाया गया था। तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि जो पेनिसिलिन बनाई गई थी, किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। 1928 में बनाई थी, 1928 में, और ये कवक से बनाई गई थी। क्लियर, याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो जेनर ने की थी। लुई पास्चर रेबीज का टीका खोजा था इन्होंने, हाइड्रोफोबिया इसको कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया था पेनिसिलिन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरस। वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। तो वो वायरस जब किसी निर्जीव कोशिका में है तो ये निर्जीव रहेगा, जब किसी जीवित कोशिका में चला जाएगा तो ये अपने आप को जीवित कर लेता है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया का पहला वायरस था टीएमबी वायरस। जो जैविक वायरस की अगर बात करें, टोबैको मोजक वायरस, ये तंबाकू की पत्ती में खोजा गया था। किसने खोजा था? तो रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने खोजा था। इवानोवस्की ने दुनिया का पहला जैविक वायरस की खोज की थी। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, लौंग। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो आप सभी जानते हैं लौंग सूखी पुष्प कली से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लौंग पुष्प कली से प्राप्त होती है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, लौंग में ना जो लौंग का तेल होता है, लौंग के तेल में एक केमिकल होता है यूजेनॉल। तो यूजेनॉल जो होता है ना, ये हमारे दांतों के लिए बड़ा अच्छा होता है। अगर आपके तीत में दांत अगर दर्द कर रहे हैं तो आप एक लौंग चाव लीजिए, और लौंग में होगा आपका यूजेनॉल, और ये हमारे तीत के जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको सही कर देता है। ठीक है, तो आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? सूखी पुष्पकली से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? नहीं है पूछा है, तो सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, अमरबेल या कस्कुटा। ये आपने देखा होगा बहुत सी झाड़ियों पर पीली पीली सी बेल फैली होती है, तो ये अमरबेल होती है, और ये पैरासाइट होती है, एक तरीके से परजीवी होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये आपका कीटभक्षी नहीं है। जबकि पिचर प्लांट, ड्रोसेरा या यूट्रिकुलेरिया ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि जो कीटभक्षी पौधे हैं, जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, वो कौन से मिट्टी में उगते हैं? तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो उसमें कीटभक्षी पौधे उगते हैं। क्लियर, याद रखना। तो अमरबेल ये तना परजीवी है, ना कि कीटभक्षी पौधा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लाल रंग। क्लियर, लाल रंग। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है? वो स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, केसर मसाले के रूप में पौधे का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो केसर का जो भाग हम यूज करते हैं वो होता है आपका बढ़ती काग्र, स्टिग्मा इसको कहा जाता है, स्टिग्मा। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। केसर के फूल के मध्य भाग
को स्त्री केसर के ऊपर सुखाकर इसको तैयार किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, केसर की खेती के लिए एक मिट्टी होती है करेबा, और जो जम्मू कश्मीर मिलती है। तो जम्मू कश्मीर में करेबास होते हैं और जो केसर के बागान होते हैं, ध्यान रखना। तो केसर का खाने योग्य भाग है वर्तिका, स्टिग्मा होता है। सिनकोना पौधे की छाल से कौन सी दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया उपचार के काम आती है? तो मलेरिया उपचार की दवाई है कुनेन। कुनेन की दवाई जो होती है वो सिनकोना की छाल से मिलती है और ये मलेरिया में काम आती है। ठीक है, ध्यान रखना। आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मलेरिया जो है ना, ये प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है, प्लाज्मोडियम परजीवी। और ये जो परजीवी है ये मादा एनाफिलीज मच्छर लेके उड़ती है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर जैसे ही आपको काटेगी वो आपको आपके ब्लड में ये जो पैरासाइट है वो छोड़ देती है, और इस पैरासाइट के द्वारा आपकी जो प्लेटलेट्स होती है वो गिर जाती है ना, आपके बॉडी में खून की कमी होने लगती है। तिल्ली जो इसको बोलते हैं ब्लड बैंक, उसको डैमेज कर देती है। तो ये आप याद रखना, कुनैन जो है वो सिनकोना की छाल से मिलती है। अगले प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल की बात हम करते हैं तो 1997 में जापान में ये साइन हुआ था, और इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस उत्सर्जन का मतलब है कि ऐसी गैसों को हमको कम करना है जो वैश्विक तापन करती हो, जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती हो। क्लियर। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो 10% एनर्जी का लॉ दिया गया था लिंडमैन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लिंडमैन। ठीक है, लिंडमैन के अनुसार क्या होता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो 10% एनर्जी का नियम दिया गया था लिंडमैन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। रामगंगा नदी यहाँ से फ्लो करती है, ये आप याद रखना। और जो नेशनल पार्क होते हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची रखी जाती है? तो रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है, और IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, ग्लैंड। ठीक है, रेड डाटा बुक में धरती से कौन सी वनस्पति नष्ट होने वाली है, कौन सी नष्ट हो गई है, कौन से जीव जंतु की प्रजाति नष्ट हो गई है, कौन सी खतरे में, उन सबका आकलन किया जाता है IUCN के द्वारा। ये आप याद रखना, और इसका मुख्यालय ग्लैंड शहर में है। अगला प्रश्न, लाइकेन लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं? दोस्तों, लाइकेन का मतलब है कि अगर वायुमंडल में लाइकेन उपस्थित है तो जवाब है कि वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन नहीं है। अगर लाइकेन खत्म होने लगे तो समझ जाइएगा कि वायुमंडल में सल्फर की मात्रा बढ़ने लगी है। तो ये सल्फर के सूचक होते हैं लाइकेन। ठीक है, सही जवाब क्या होगा आपका? ये वायु प्रदूषण के सूचक हैं, और खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक हैं। और लाइकेन के बारे में बता दूं, लाइकेन जो होते हैं ना, ये कवक और शैवाल दोनों के बीच के कड़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत के किस राज्य का राजकीय पक्षी है जो अत्यंत संकटग्रस्त है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है? तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में इस पक्षी को गोंडावण कहा जाता है, गोंडावण राजस्थान का राजकीय पक्षी है, और ये धरती से विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क आप सुने होंगे, वहाँ पे ये मिलता है। तो ये थे आपके 30 प्रश्न जिसमें मैंने आपको अभ्यास कराया साइंस के 30 प्रश्नों का। इसी तरह के मॉक टेस्ट में लाता रहूँगा आपके लिए यूपी टेट एग्जाम के लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।